नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के मानने वाले भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों को केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है। यानी सरकार का यह कदम सीएए यानी संशोधित नागरिकता कानून के तहत नहीं है, जिसको पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये चार तस्वीरें किस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह खुशी से खिले चेहरे। जी हां, जब इस बात को लेकर कानून में प्रावधान की बात की गई थी, जिसके बाद गैर शरणार्थियों में जो खुशी थी उसको लेकर, और उसके बाद सरकार ने मांगे आवेदन। जी हां, इसी को लेकर है मचा बवाल मचा है कि आखिर सरकार बगैर नियम के कैसे आवेदन मंगा रही है। प्रावधान किया गया है, नियम बनने बाकी है। दंगों ने लगाया था विराम। जी हां, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया, हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता भाई अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनिला जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, गैजेट जारी हो गया, कानून में प्रावधान थे, नियम नहीं बने थे, लेकिन ऐसी जल्दबाजी क्या मची कि ये गैजेट जारी करना पड़ा नोटिफिकेशन के जरिए। अनिला जी, हम ये नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से जो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, या वो ईसाई हैं, या बौद्ध है, या जैन है, किस प्रकार से उनके साथ सलूक किया जाता है। मुझे लगता है जो भी काम करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को इसके साथ खड़ा रहना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो किया जा रहा है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं वहां पे किस तरीके से प्रताड़ना होती है। बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में शरणार्थी बनकर भी रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कदम उठाया गया है। सही कदम उठाया गया, लेकिन अनिला जी, ऐसा नहीं लगता कि नागरिकता संशोधन कानून गैजेट के जरिए नोटिफिकेशन आता है, प्रावधान तो तैयार हैं, नियम तैयार नहीं है, और ऐसे में आवेदन मांग लिए जाते हैं। हमारे साथ अनिला जी आऊंगा आपके पास, आपका जवाब आए उससे पहले मैं एक और मेहमान हमारे साथ एडवोकेट तौसीफ खान, जो कि टीएमसी समर्थक हैं और टीएमसी को लेकर बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते रहे हैं। जी हाँ तौसीफ जी, आपका स्वागत है। अनिला जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस परिस्थिति में ये लोग वहां पर रह रहे हैं और सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल हमेशा से सही रही है कि भाई ठीक है, जो लोग प्रताड़ित हैं और हमारे देश में की नागरिकता लेना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम है क्योंकि ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो उनको बिल्कुल जल्द से जल्द जो है अपने देश में रहने की इजाजत नागरिकता देकर करनी चाहिए। तो ठीक है, नियम, कायदे, कानून सब पाइपलाइन में है, वो भी हो जाएगा। जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा 1955, उसके तहत जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ठीक की गई हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। जी, स्वागत करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जब आप कह रही थी अनिला जी, तो बड़े बेचैन दिखाई दे रहे थे। शायद वो आपकी इस राय से सहमत नहीं है कि जल्दबाजी में ये उठाया गया कदम अभी उठाया जाना था। कानून में प्रावधान तो किए गए, लेकिन नियम नहीं बने। डॉक्टर भदौरिया, विरोध करने के लिए केवल विरोध करिए। जी हाँ, जिस समय नागरिकता संशोधन कानून की सरकार ने बात की तब भी आग लग गई।
सारा विपक्ष जो एक होकर इसको आग बबूला कर इसको भड़काने में, उकसाने में लग गया। सब जानते हैं। डॉक्टर भदौरिया, विरोध करने के लिए विरोध करना ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर मेरा कोई भी शब्द गलत होगा तो आप जो सजा बोलोगे मैं मानने को तैयार हूंगा। देश का सवाल है, आपका कार्यक्रम भी है और मेरा भी जो सवाल है वो देश का सवाल है कि देश के अंदर में लोग यहाँ कोरोना से बिना ऑक्सीजन के, बिना यहाँ पे फंगस, ब्लैक फंगस की दवा से तड़प रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं। कोरोना काल से हमारा हिंदुस्तान जूझ रहा है और जिस तरह के तूफान आ रहे हैं, चाहे यास तूफान हो चाहे ताउते हो, लगातार लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों की जिंदगियां उजड़ रही हैं। और हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर में ध्यान भटकाने के लिए आप नई चीज लेके आ गए। आप करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करते रहिएगा। ये वक्त अभी हमारे अपने लोगों की जान बचाने का है। लोगों के गांव में सांसें उखड़ रही हैं, घरों में रोज लोगों की अर्थियां उठ रही हैं। अर्थियों को रोकना ज्यादा जरूरी है। ये मानते कि नहीं मानते बताइए? हिंदुस्तान में लोग अभी अपने घरों में लॉकडाउन है, उनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, उनके पास अब कोई रोजगार नहीं है। सरकार को अभी उनके बारे में सोचना चाहिए, कैसे उनको हम फाइनेंशियली मदद करें, कैसे हम उसकी इमोशनली मदद करें लोगों की, कैसे लोगों को हम मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं, कैसे लोगों को हम मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं, कैसे लोगों को हम वैक्सीनेट करवाएं, कैसे लोगों को हम यहाँ पे जो लोग गांव के गांव लोगों की मौतें हो रही उनको कैसे रोका जाए, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए। ये चर्चा ज्यादा जरूर, इसमें संघर्ष करना चाहिए कि संघर्ष के मुद्दे क्या होते हैं। सुबह उठो, भारतीय जनता पार्टी एक नया मुद्दा का विचार करती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये मुद्दे तैयार करती है। सोचो आप, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? ये मुद्दे तैयार करने का देश है क्या? 130 करोड़ का देश है जहां पे रोज डीजल पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हो। अब महंगाई की, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से महंगाई की मार, फिर बेरोजगारी की मार। कितना मार झेलेगा हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान को खत्म करने की कसम खा रखी है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि मैंने हिंदुस्तान तकलीफ में करहा रहा है और आप उसकी चर्चा नहीं करना चाहते? उस पे एक बार भी हमने नहीं देखा कि कोई चर्चा बड़े वृहद रूप से हो रही हो। उस पे आप क्या चर्चा करते हो? आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, गुजरात की बात नहीं करेंगे, आप और जो स्टेटों की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे। ये कहां का रूल है भाई? हिंदुस्तान में जब आप वोट मांग रहे थे तो आपने बोला था हिंदुस्तान का एक एक नागरिक मेरा है और हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी मेरी है। प्रधानमंत्री जी, आपको एक एक स्टेट से भले सरकारें दूसरी हो, लेकिन आपको पूरे स्टेट से पूरे के पूरे लोकसभा सदस्य मिले हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह की बातें होती है, ये स्टेट मेरा, ये स्टेट मेरा नहीं, तो आपको टोकना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि वैक्सीन हम मंगवाएंगे, उन्होंने मुझे वोट दिया था, मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, हम वैक्सीन इंपोर्ट करेंगे और अपने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। हम नहीं अभी ये प्रोजेक्ट, जितने भर की जो प्रोजेक्ट हम वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। हम ये सारे प्रोजेक्ट को खारिज करते हैं। हम अपने लोगों को पहले वैक्सीन। डॉक्टर भदौरिया, मेरा सवाल आपसे जी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आपके अपने भारतीय, जी हां, वो अल्पसंख्यक जो वहां पर शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित हैं, अगर उनको लेकर भारत सरकार ये सोच रही है कि इन्हें नागरिकता दे देनी चाहिए और सरकार पहल कर रही है, तो इसमें आपका पेट क्यों दुख रहा है? डॉक्टर भदौरिया, आपको खुश होना चाहिए कि सरकार वो हमारे शोषित पीड़ित लोग जो वहां पर प्रताड़ित हो रहे थे, दुश्वारियां झेल रहे थे, जुल्मो सितम की कहानियां हैं जिनकी, अगर उनको भारत गले लगा रहा है तो क्या दिक्कत है? आप, हो सकता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए क्योंकि आप शायद देश की बात नहीं कर रहे। प्रोग्राम भले आपने देश का सवाल रखा है, मैं देश की बात कर रहा हूँ। कोरोना से कह रहा, मैं कब कह रहा हूँ कि मत बुलाओ, उनको बुलाओ, रखो, उनको नागरिकता दो, मैंने कब मना किया है? लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता क्या है? अभी कोई ऑक्सीजन तो तड़प रहा है, पहले उसको ऑक्सीजन देंगे कि पहले हम मीटिंग लेके बैठ जाएंगे किसको लाना नहीं लाना? जो हमारे अपने लोग तड़प के मर रहे हैं, क्या हम अपने रिश्तेदारों को ना बचाएं? पहले सरकार की जिम्मेदारी होती है अभी कोरोना काल में अपने लोगों को बचा लो। अपने लोग मर रहे हैं भाई, अपने लोग ही मर जाए क्या? आप क्या चाहते हो? मर जाए हिंदुस्तान, खत्म हो जाए हिंदुस्तान कोरोना से? यहाँ बिना ऑक्सीजन के और बिना उसके जो मेडिसिन है, जैसे ब्लैक फंगस का जो आपका इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं आप, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे? अरे आप उनको भी लेके आना, लाओ, कानून बनाओ, उनको ले आओ, लेकिन भैया अपने लोगों को तो बचा लो। प्रभु, अपने लोग मर रहे हैं, हमारे आपके रिश्तेदार मर गए, उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिली, उनको नदी में बहाना पड़ा। बाद में आपने देखा किस तरह से जानवर नोच रहे थे हमारे अपनों को। ये हमारे अपने जिनको जानवर नोच रहे थे, क्या आत्मा मर गई है क्या सरकार की? अपने लोगों को जानवर नोचेंगे क्या? इतनी मानसिकता मेरी बिक गई है क्या? और अपने लोगों का कफन लेके वहां पे कोई कफन चोरी करेगा? कफन चोर पैदा हो गए, सोचिए आप।
कफन इसलिए चोरी कर रहे हैं उसके ऊपर से नदी के किनारे, जो नदी में हमने कब्र बना के जो लोगों ने अपने वहां पे कह रहे अपने शव को गाड़े हैं, उनके ऊपर से कफन लेके भाग जा रहे हैं, जिससे पता ना चले कितने शव हैं यहाँ पे। सोचो आप, कितने शव पता ना चले, इसलिए कफन चोरी हो रहे हैं। ये इससे ज्यादा शर्म की बात होगी क्या? हिंदुस्तान में कफन चोर भी पैदा हो गए। डॉक्टर भदौरिया, कफन चोर भी है क्या बहुत हिंदुस्तान के अंदर में? संवेदनशील मुद्दा है, दोनों मुद्दे संवेदनशील है। आप प्राथमिकता की तो बात फिर कर रहे मैं हैं दोनों कि आखिर संवेदनशील मुद्दों पे प्राथमिकता बात कर रहा किसे हूं। दी जाए। डॉक्टर भदौरिया, जो मैं आपको समझ पाया हूं, आपका कहने का मतलब यह है कि प्राथमिकता किसे देनी जानी चाहिए, बिल्कुल। उस पर ध्यान देना चाहिए था। नहीं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, आप राजनीति कर रहे हो हमेशा, हर बात पे राजनीति। डॉक्टर भदौरिया शांत, डॉक्टर भदौरिया शांत होइए, डॉक्टर भदौरिया शांत होइए, डॉक्टर भदौरिया शांत होइए, आप शांत होइए। डॉक्टर भदौरिया, हमारे अपने लोग तड़प तड़प के डॉक्टर मरे। अनुराग, आपने यहाँ चुनाव करा दिया, पंचायती चुनाव करा दिया, गाँव में कोरोना अनुराग जी, राग द्वेष से हल नहीं निकलेगा। शांत हुई अनुराग जी। हमारे साथ तौसीफ खान साहब हैं। तौसीफ खान साहब, गीता जी मैं आपके पास आऊंगा, अनुज अत्रे आपके पास भी आऊंगा। तौसीफ जी बड़े दिनों बाद देश के सवाल के कार्यक्रम में आए हैं। तौसीफ साहब जी, आप पश्चिम बंगाल में और खासकर जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उसकी नेत्री नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दीदी आग बबूला हो जाती हैं। विरोध आखिर विरोध के लिए या उसकी गंभीरता और गहराई को समझकर विरोध हो तो ज्यादा बेहतर। तौसीफ साहब, मुझे जानकारी है आप एक पेशेवर वकील भी हैं। देखिए, अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसका आज हम बहस कर रहे हैं कि 5 राज्यों में एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और सीए के रूल्स भी फ्रेम नहीं हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक छलावा है। कैसा छलावा है, इसके पीछे मकसद क्या है, मैं बताता हूं। पिछले कई महीनों में देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार जो सत्ता में है सेंटर में, उसके खिलाफ देश भर में लोग उसके खिलाफ दुखित हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि गंगा में लाशें बह रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन की कमी है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री अपने सपनों का महल बनाने में लगे हुए हैं। कितना रुपए खर्च हो रहा है सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्टा के लिए, इतने लोगों का डिमांड हुआ, उसको वो नहीं रोक पाए। तो ये जो देश में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है, बीजेपी के खिलाफ हर जगह आवाज उठी हुई है, मोर्चा खोला हुआ है, उस बात को ध्यान से हटाने के लिए ये एक नया एजेंडा उन्होंने लाके रह दिया, जिसका आज के तारीख में कोई महत्व ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चाहे कोई एप्लीकेशन दे या ना दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, लोगों को चाहिए वैक्सीन, लोगों को चाहिए लॉकडाउन से मुक्ति, लोगों को चाहिए सांस लेने की जगह, कमाई करने का जरिया। और उसके ऊपर से भारत सरकार हाई दिन डीजल का और पेट्रोल का दाम बढ़ाती है। देखिए, डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ता है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि इसके वजह से हर एक चीज का दाम बढ़ जाता है। खाने पीने की सब्जी का दाम बढ़ जाता है, आटा चावल रोटी का दाम बढ़ जाता है अगर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है। और इस बात में केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए, आप और हम आज देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई दामों पे बात ना कर सके, इसलिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया। जी तौसीफ जी, आज हम अनिला जी, नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तौसीफ जी, अनिला जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आपके इन सारे सवालों पर अनिला जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, आपने डॉक्टर अनुराग भदौरिया को सुना, तौसीफ खान साहब को सुना। इनका दोनों का ये कहना है कि सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए एक गैजेट, एक नोटिफिकेशन निकाल कर, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो भटका दिया जाए। अनिला जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अनुराग भदौरिया जी की पार्टी हो या तौसीफ खान जी की पार्टी हो, यानी कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, वो चाहे कितना भी कुछ बोलते रहे, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष में चाहे वो कोविड की पहली वेव रही हो, चाहे अब ये दूसरी वेव रही हो, एक बड़ी आबादी वाला देश, एक 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ की एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ऐसा देश, और वहां पर इस पे काबू किया है। तो यहाँ पर हमें पाठ न पढ़ाएं कि प्रधानमंत्री जो है क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या वो विफल हुए हैं, क्या वो सफल हुए हैं। यहाँ पर एक एक कोरा चिट्ठा खोलने बैठ जाऊंगी ना तो उत्तर नहीं दे पाएंगे।
अपनों की नहीं, मौतें हो अनुराग गई है, भट्टाचार्य कब्र जी चोरी बीच में करके, बोलिए, कब्र से शिष्टा कफन रखिए, चोरी करके शिष्टा भाग ऐसा रहे है। हैं। कौन लोग अखिलेश यादव जी को जाके समझा दीजिए, ट्विटर ट्विटर से राजनीति नहीं होती है। हाँ, ट्विटर ट्विटर से राजनीति नहीं होती है। कफन चोरी कौन अगर कर रहा है? नहीं नहीं कब्र के नहीं नीचे आने लाशें छुपाने की कोशिश कौन देखिए, कर रहा ऐसा है, है? मनीष हिम्मत है जी, तो इनसे बताइए, बुलवा कट्ठा लीजिए। चिट्ठा डॉक्टर खोलिए। अनुराग, तरीका मैं- डॉक्टर तरीका भदौरिया, नहीं। डॉक्टर भदौरिया, अनिला जी को उनकी बात रखने दे। डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था। अनुराग भाई, अनिला सिंह जी को उनकी बात रखने दीजिए। अनिला जी को उनकी बात रखने दीजिए। अनुराग भाई, अनिला जी को उनकी बात रखने दीजिए। अनिला जी, आप कहें। अपनों की बात कर लीजिए। नहीं, इनका या तो आप ऑडियो डाउन करिए, ये कोई तरीका नहीं होता है। अनुराग भाई, यहाँ पर इनका अनुराग भाई, सुनने के लिए और अनुराग इनका भाई, यूं सुनने के लिए नहीं अनुराग बैठे। भाई, क्योंकि तो अनिला आप सिंह लोग जी को अपनी बात रखने दीजिए। अपनों की बात कीजिए। अनिला सिंह जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनुराग भाई, अनिला जी, आप अपनी बात रखें। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है मनीष जी, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपनी बात रखिए, दर्शक सुन रहे हैं आपकी आवाज। तौसीफ जी भी सुन रहे हैं ना, मैंने तो उनके लिए भी कहा। पर ये है ना कि जिस पार्टी से ये आते हैं उसका चरित्र यही है, गुंडागर्दी करना, पैनल पर बैठ के भी गुंडागर्दी करना। कफन चोर कहते हैं क्या? आपका जाने संस्कृति, आपका जाने भारतीयता क्या होती है, आपका जाने की किस प्रकार से अगर वहां पर डेड बॉडीज को दफनाया गया है, वो क्यों दफनाया गया है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। गिद्ध है आप लोग, गिद्ध, इसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी को कहिए कि भारतीयता के 2 पाठ पढ़कर बैठा वल्चर पॉलिटिक्स, वल्चर पॉलिटिक्स, अनिला जी, अनिला जी, वल्चर पॉलिटिक्स, मुद्दे मिले कि उसको लपक लो। जी, हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट। गीता जी, फिर एक बार नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में हिंदू मुसलमान करो और अपनी रोटियां सेको। गीता जी, किसकी दीवारें गिर गई है जो आपको 20,000 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ी? बताइए ना। भदौरिया जी चुप हो तो कोई गरीबों का घर गिर गया। अनुराग भाई, गीता जी को अपनी बात रखने दे। अनुराग भदौरिया, आप डॉक्टर हैं, यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। डॉक्टर भदौरिया, यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। गीता जी देखिए मनीष जी, सबसे प्रथम ये बात ध्यान में रखने वाली है कि यह जो अभी प्रक्रिया शुरू करी गई है, ये कोई जो सीए का कानून बनाया गया है उसके अंतर्गत है। ये जो ये कोरोना पे बोलिए। भदौरिया जी का तो ये है ना कि प्रश्न कोई भी हो, ये उत्तर जो रट के आए हुए हैं इन्होंने आपके भी जानने वालों की मौत चाहे हुई है। उसका प्रश्न से कुछ लेना देना हो के ना हो। ये भदौरिया जी की एक खास पहचान है। प्रश्न चाहे कोई भी हो, जो उत्तर ये रट के आए हैं उन्होंने आपके जानने वालों की मौतें हुई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताने देंगे कि ये सिटीजनशिप एक्ट 2009 में जो प्रावधान बनाया गया था, संवेदनहीन हो गए हम लोग कि मौत पे बात ही नहीं करेंगे। अपने लोग हमारे मर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करें। माने वो मर गए, कोई बात नहीं, भूल जाए, माने भूल जाए। सही कह रहे हो आप। लॉकडाउन में पैदल चल के गरीब मर गया था, हम भूल गए। नहीं, अरे कमाल है, भूल जाइए। माने आप कह रहे हो भूल जाओ, जो मर गए उनको भूल जाओ, मरने दो। आगे भी जो मरेंगे हम सब भूल जाए। अनुराग भाई, आपकी शताब्दी को थोड़ा धीमा करिए। आपकी शताब्दी एक्सप्रेस को धीमा करिए। तकनीक के जिस फॉर्मेट पे ये बहस कराई जा रही है, उसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो ज्यादा बेहतर। 130 करोड़ के लोग हैं, मर गए तो क्या हुआ? यही मानसिकता है क्या आपकी? और वह देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। जब हम सीए की बात करेंगे तो आप पूरे हिंदुस्तान की प्रभु बात कर लो। ये हिंदुस्तान की बात खोले जाएंगे। अरे हिंदुस्तान की बात कर लो। हमारे अपनों के शरीर को, पार्थिव शरीर को जानवर नोच रहे हैं। हमारे अपनों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हमारे अपनों के शरीर को यहाँ जानवर नोच रहे हैं, उनकी बात कर लीजिए। बिना ऑक्सीजन के तड़प करके मर गए। बेटियों को, अपनी माँ को मुंह में मुंह लगा के ऑक्सीजन लेना पड़ा। एक पत्नी को अपने पति को मुंह में मुंह लगा के ऑक्सीजन लेना पड़ा। डॉक्टर भदौरिया, और हिंदुस्तान में लोग मर गए, उसके बारे में डॉक्टर भदौरिया, ये हिंदुस्तान भदौरिया, हिंदुस्तान भदौरिया, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों की चिंता ना करे। हिंदुस्तान डॉक्टर भदौरिया, आपके तेहे को देखकर लगता है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपके तेहे को देखकर लगता है कि इस समय इस डिबेट को ऑक्सीजन चाहिए। डॉक्टर भदौरिया, शांत होइए आप। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 2012 में जो उस समय उसके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को संसद में कहा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि इन लोगों के लिए आपने खुद सवाल उठाया था जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे। आज आप क्यों ऐसे लोगों को जिन्हें की हर तरीके से वहां जिस प्रकार की प्रताड़ना दी जा रही है, और
कोरोना से लोगों की मौतें हुई, जरा बोल लीजिए ना गीता जी, अपने लोगों के बारे में बोलिए ना। गीता भट्ट जी, अनिला सिंह जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया और तौसीफ खान साहब। अनुज अत्रे जी, ब्रेक के पहले मुझे मजबूरी है, ब्रेक लेना है। ब्रेक के पहले मैं ये चाहूंगा कि आप एक मेरा छोटा सवाल और छोटा जवाब, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लगातार किसी न किसी रूप में सरकार के सारे नए प्रयासों को लेकर टीका टिप्पणी करती रही है। आखिर सीएए को लेकर व्यापक विरोध केवल विरोध के लिए है या कोई आधार भी है आपके पास? देखिए मनीष जी, आपने बोला कि लगातार सरकार को ये कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी विरोध करती है। विरोध के पीछे कारण होते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया जा रहा। आज ये सीएए का जो कानून जो 1 दिसंबर को जो 2019 को सरकार लेके आई थी, और आज ये खुद ही अपने उसके जो है कानून के पीछे हट गए हैं और सरकार विफल हो गई है। स्वीकार कर लिया गृह मंत्रालय ने कि सीएए के कानून का नियमावली बनाने में हम लोग विफल रहे हैं। इसलिए बिना सीएए के आधार पर जो शरणार्थी यहाँ आए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जो हिंदू शरणार्थी, जो बौद्ध शरणार्थी, जो पारसी, जो जैन आए हैं, उनको बिना सीए के आधार के भारतीयों का भी तो बात सरकार को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए था कि सीए का कानून को स्पष्ट शरणार्थी ने आपका नाव डुबा दिया था 2019 के इलेक्शन, क्यों नहीं बनाया? और उस सीए के आधार पर जो देश भर में और देश की राजधानी दिल्ली में जो दंगे हुए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिन दंगों में 53 लोगों की मौतें हुई, केवल दिल्ली जो डिक्लेयर्ड मौतें हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इस कोरोना महामारी के समय में ये भारतीय जातिवादी पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसने एक और अपना प्रयास खेलने का कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जातिवाद के आधार का जहर घोला जाए, कहीं ना कहीं कोरोना से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना में ये सरकार विफल हो रही है। न केवल कोरोना में, जितने भी ये सरकार के बड़े बड़े जो योजनाएं हैं, अनुज जी, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर भदौरिया हमारे साथ थे, बड़े आग बबूला हो रहे थे, तेहा खो दिए थे, आपा खो दिए थे। डॉक्टर भदौरिया, अनिला सिंह जी हमारे साथ, प्रोफेसर गीता भट्ट, तौसीफ खान साहब लगातार हमारे साथ देश के सवाल में बने। 1955 की धारा 16 के तहत सरकार को यह शक्ति और ताकत मिलती है कि सरकार इस तरह का गैजेट यानी नोटिफिकेशन ला सकती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है देश का सवाल में। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल ब्रेक के पहले जो गर्मा गर्म बहस हुई थी उसमें हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अनिला सिंह जी, हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट, अनुज अत्रे जी और एडवोकेट तौसीफ खान साहब। जी अनिला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया इतना आपा खो दिए कि वो ब्रेक के पहले ही, जैसे ही ब्रेक पर मैं गया, उसके बाद वो उठकर चले गए क्योंकि वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। अनिला जी, मेरा सवाल आपसे, विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसी महामारी जिसमें हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं अनिला जी, अमेरिका, ब्राजील और भारत 3 लाख से ज्यादा मौतों वाला देश बन गया है। ऐसी सूरत में इस तरह के गैजेट और नोटिफिकेशन की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? अनिला जी, यही पूछ रहा है विपक्ष। जी बिल्कुल। जहां तक देखिए अनुराग भदौरिया जी की बात है, वो किसी को नहीं बोलने देते, किसी की बात नहीं सुनने देना चाहते, इतना इरिटेट कर देते हैं कि कई बार मजबूरीवश प्रवक्ताओं को ना उनके नेता अखिलेश यादव जी के विषय में उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, जो कि हम नहीं चाहते। कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना चाहते, तथ्यों पे करना चाहते, पर वो खुद इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं कि हम लोग को बोलने का मौका नहीं देते। अल्टीमेटली उनकी पार्टी सुप्रीमो के ऊपर हमें अटैक करना पड़ता है। खैर देखिए, ऐसा है कि जो अभी मानवता की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो अनुराग भदौरिया जी रहे हों, चाहे तौसीफ साहब रहे हों या फिर अत्रे साहब रहे हों, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, तकरीबन 20 लाख के करीब हमारे यहाँ पर रेफ्यूजीज रहते हैं, हमारे देश के अंदर रहते हैं। हाँ, पहले तो हम उनसे अगर हम एप्लीकेशन लेते हैं और उसको प्रोसीडिंग्स में डालते, तो आप सोचिए, जब तक उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको आधार नहीं मिलेगा, उनको टीका नहीं लग सकता, वैक्सीनेशन नहीं लग सकता। जो दुनिया भर की मानवता की बात करते हैं, उनको ये तो सोच लेना चाहिए कि जो हमारे देश में ऑलरेडी आ गए हैं रेफ्यूजीज जो हैं, क्या हम एक प्रोसीजर शुरू ना करें? हम केवल ये वेट करते रहें कि नहीं 2019 में जो आया है उसके ऊपर पहले धाराएं बन जाएं, उसके बाद हम सारी प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे। इतने में अगर लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा। अरे ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, चलती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, पर इंसान की जान चली जाती है, वो वापस नहीं आती है।
तो कम से कम कुछ मैं आना तो चाहूंगा। ह्यूमैनिटेरियन भाई तौसीफ साहब, अनिला जी को बोलने नहीं दीजिए, मैं पर्याप्त समय दूंगा तौसीफ भाई आपको, वादा है मेरा, वादा है। आप सवाल की फेहरिस्त तैयार आप कर लीजिए, जो जवाब देना है। मैं आ रहा हूं तौसीफ भाई, आप ही के पास आऊंगा। अनिला जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स, इनमें फर्क होता है। ठीक है, एक लीगल प्रोसीजर से अगर सरकार जो है इनवाइट कर रही है एप्लीकेशंस, तो वो समझें वो रेफ्यूजीज से कह रही है। और जो लोग इलीगली हमारे देश में एंटर करते हैं, एनक्रोच करते हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनको बोरे बिस्तर बांधकर वापस ही भेजा जाएगा। हाँ, ये है कि कुछ लोग जो है हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ सिंपैथी नहीं रखते हैं, दूसरे देश के जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके साथ बहुत सिंपैथी रखते हैं। अरे पहले हक जो है मेरे देश के मुसलमान का है ना, वो तो इस्लामिक देश है ही, वहां तो उनका ख्याल रखा ही जा रहा है, वहाँ ख्याल जिसका नहीं रखा जा रहा है, वहाँ की माइनॉरिटीज जो है उनका नहीं रखा जा रहा है। आप सियासी तीर चला रही हैं। मेरा सवाल आपसे, आपका ये कहना है कि देश के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां की सरकारें इलीगली वहां के लोगों को घुसवाती हैं। अब देखिए, आपने कह दिया, मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने तो सीधी सी बात कही थी कि रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स में बहुत अंतर होता है। खुल के हाँ, बात करिए अनिला जी, आपकी पहचान है, खुल के बात करिए, खुल के बात करिए अनिला जी। अनिला जी, कोई झिझक मत रखिए, आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं। जी मनीष जी, और हम जानते हैं अच्छी तरीके से जिस पार्टी के सपोर्टर हैं तौसीफ साहब, उस प्रदेश में क्या होता है और क्यों होता है, ये अच्छी तरीके से हम जानते हैं। मुझे यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो डिरेल हो जाएगा टॉपिक बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, मैं एक बात कहती हूँ, ठोक के बात कहती हूँ, मजबूती से कहती हूँ। सरकार भाई अनुज अत्रे, तौसीफ साहब, एक बड़ी खबर लेनी है और फिर मैं सीधा तौसीफ साहब और अनुज अत्रे आप ही के पास आऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर गीता भट्ट भी हैं। जी हाँ, इस वक्त खबर है, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मांग की है कि सरकार सीए के प्रावधानों को भी जल्दी लागू करे। इस वक्त की बड़ी खबर कि सरकार सीएए की जो अमेंडमेंट थी, उस अमेंडमेंट से संबंधित रूल्स को भी जल्दी नोटिफाई कर पाएगी, जिससे पूरे देश के अंदर एक साथ इस समस्या का निवारण हो और दयनीय परिस्थितियों में आके रह रहे केवल इसलिए कि उन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, उन सबको भारत की नागरिकता मिले, अभय मिले, सम्मान मिले और सुखपूर्ण जीवन की सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। इसलिए सीएए के रूल्स भी जल्दी नोटिफाई हों, इसकी हम अपेक्षा करेंगे। दयनीय स्थिति में रह रहे 20 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को भारत अभय दे रहा है, ऐसा आलोक कुमार कह रहे थे। जी हाँ भाई तौसीफ साहब, अनिला जी ने तमाम सवाल आप पर भी दागे जो सियासी तीर थे। हालांकि आप कितने आपने नोट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि पॉइंट्स लेना, चूंकि आप खुद एक वकील हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तौसीफ जी, आप अपनी बात रखें तो भाई अनुज पे जाऊं। देखिए, अनिला जी बात कर रही थी कि 20 लाख के करीब लोग हैं जिनको वो नागरिकता देना चाहते हैं। तो भारत के किसी भी विपक्ष के नेता ने कभी भी नागरिकता देने के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया। उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि शरणार्थी जो आए हैं उनको आप नागरिकता मत दो, ऐसा डिमांड कभी नहीं रहा। जो भी प्रतिरोध रहा है, जो भी खिलाफ में जो आवाज उठे हैं, वो इस बात से कि आप धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उस बात की इजाजत नहीं देता। आज ये 20 लाख के लोगों की बात कर रहे हैं, जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे देश में आबादी 130 करोड़ के लगभग है। कितने लोगों को वैक्सीन मिला है? सवाल पूछिए बीजेपी से। आज तक जनवरी से वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीनेशन देना स्टार्ट हुआ है। लगभग 15 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन मिला है और हमारी देश की आबादी 130 करोड़। सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन लगभग 4 करोड़। बाकी लोगों को ये कब वैक्सीनेशन दिलाएंगे? कहां से वैक्सीनेशन आएगा? हमारे देश में जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है? कितना हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं?
अगर हम अपने कंपनी से वैक्सीन नहीं बनवा सकते तो कहां से वैक्सीन ला सकते हैं? तौसीफ साहब, पिछले एक साल में तौसीफ साहब, मेरा एक सवाल है आपके इन जवाबों पर। अनिला जी का ये कहना है, उनका ये कहना है कि जिस वैक्सीन को लेकर, जिस मानवता को बचाने को लेकर आप लोग गुहार लगा रहे हैं, पुकार मचाए हुए हैं, हो हल्ला जारी है, ऐसे में अनिला जी का कहना है कि सरकार जो सोच रही है 20 लाख ऐसे शरणार्थी जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको वैक्सीनेशन देने के लिए अगर ये पंजीकृत करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आप लोग आखिर दुखी क्यों हैं? नहीं, ये इनकी नियत में गड़बड़ी है। आप किसी भी विपक्ष नेता की बातों को सुनिए, वो कहते हैं कि आपकी नियत में गड़बड़ी है। जब कोरोना का वबा स्टार्ट हुआ, जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने महाभारत का रेफरेंस दिया और कहा कि बस कुछ हफ्तों की बात है, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। जब वो लड़ाई नहीं जीत सके तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा देश के लोगों को कि आप ताली बजाओ, आप थाली बजाओ, हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में पिछले साल ये कह दिया कि देश के सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए हमने रोड मैप बना लिया। कैसा रोड मैप बनाया था? वैक्सीनेशन बनाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिया था। वैक्सीनेशन देना स्टार्ट हुआ इस साल, उससे पहले करोड़ों करोड़ वैक्सीनेशन बाहर के मुल्क को, विदेशी मुल्क को भेज दिया। देश के नागरिकों को प्रायोरिटी नहीं दिया। और अब आज जब यह सवाल विपक्ष उठाती है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपकी सरकार फेलियर है, गंगा में लाश बह रही है, जब हर जगह सवाल उठ रही है, तो लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए अब ये इनका एक नया पैतरा आ गया है कि ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अनिला जी, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। भाई तौसीफ खान लगातार कह रहे हैं जी हाँ, अटकाना, लटकाना, भटकाना। अनिला जी, आपकी बात। नहीं, मैं तौसीफ जी जो है दानिशमंद है, मैं केवल इनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि बारंबार जो एक हवाला दे रहे हैं हमारे देश की आबादी का और उसको कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे वैक्सीनेशन स्पीड का, तो मैं तौसीफ साहब से केवल इतना पूछ लेती हूँ, तौसीफ साहब आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर कराया है वैक्सीनेशन के लिए? हमारे भारतवर्ष में कितने लोगों ने रजिस्टर कराया है अपने आप को? आप दे सकते हैं आंकड़ा? अनिला जी, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वही बात बिल्कुल हो रहा है। अभी तक मात्र 24 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कराया है अपने आप को। देखिए ऐसा है, मैं आंकड़ों पे बात करती हूँ तौसीफ साहब। नहीं आदित्य साहब, आप तो शांत रहिए। आपके नेता तो जो है उनको इतनी शर्म नहीं है, कोविड को मोविड बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं नौटंकी वाला। ऐसे नेता की पार्टी को मैं कहीं पे कोई गिनती में नहीं रखती हूँ। जिसके नेता को शर्म नहीं आती है, देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं वो जो है कोविड वायरस है, उनका नाम मोविड बोलते हैं। एक नंबर के छठनाक नेता है राहुल गांधी। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिला जी, आप तौसीफ खान, आप तौसीफ खान की बात का जवाब दे दीजिए। मुझे अनु यात्रा पर जाना है और गीता भट्ट जी। क्यों हमारे अनिला जी, आप तौसीफ खान के सवालों का जवाब दे दीजिए। भाई अनु यात्रा आ रहा हूँ आपके पास। इन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने तो कह दिया 24 करोड़ कुछ लोगों ने अभी तक रजिस्टर कराया, लोग रजिस्टर ही नहीं करा रहे हैं। अभी भाग कर चले गए अनुराग भदौरिया, इनके नेताओं ने दुनिया भर की उल्टी सीधी बात कही। तौसीफ साहब, आपने वैक्सीन ली? तौसीफ साहब, आपने वैक्सीन ली? आपने वैक्सीन ली यानी अनिला जी जवाब ले लेते हैं। तौसीफ साहब, आपने वैक्सीन ली? हालांकि मेरी ये डिबेट, मेरी ये चर्चा वैक्सीनेशन को लेकर नहीं है, लेकिन चूंकि ये मुद्दा निकला है 20 लाख शरणार्थी भारतीयों को वैक्सीन देने के लिए, सरकार कह रही है कि ये गैजेट निकला है, पंजीकृत होने के लिए ये जरूरी है कि आपको कहना होगा। जी, मैं बताऊं कि मैंने वैक्सीनेशन लिया 2 दिन पहले और 2 दिन पहले ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऑन द स्पॉट हुआ है। तो ये अनिला जी ये एक बहाना देकर के आपके दर्शकों को भटकाया जा रहा है। ये भरम आप फैला रही हैं, आप भरम फैला रही हैं। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑन स्पॉट हो रहा है। अगर कोई हेल्थ सेंटर चला रहा है, आप लोग अपने लोगों को बंगाल सरकार ने ये व्यवस्था किया है, अपने लोगों को एनकरेज करिए। वो बेचारे जो इग्नोरेंस है, आप लोग चाहते ही नहीं है। अनिला जी, आप मेरे बीच में मत टोकिए।
अनिला जी, आप मेरे बीच में मत राजनीति टोकिए। कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे बीच में क्यों मत आग में टोकिए। झोंकना अनिला जी, चाह आप रही है मेरे ममता बीच में मत बनर्जी? टोकिए। क्यों अपने आप लोगों को मेरे बीच में वैक्सीनेट नहीं टोक रही कराना है। चाह रही देखिए, हैं? एंकर साहब, क्यों नहीं अनिला रजिस्टर जी, करवाना चाह रही अनिला हैं? जी, केवल अनिला जी, प्रधानमंत्री जी की अनिला मीटिंग में जी, ना आके मुझे वो बीच में अनिला जी, टोक रही हैं। अनिला जी, बहुत अच्छी अनिला जी, मुख्यमंत्री हो गई हैं वो। अनिला जी, तौसीफ साहब अपनी बात रख लें, फिर मुझे भाई अनुज अत्रे और गीता भट्ट जी के पास मुझे जाना मेरी है। बात इनको ये भी बता दीजिए कि मिस्टर मुझे जावड़ेकर मेरी ने बात प्रेस रखने कॉन्फ्रेंस दीजिए। करके कल ही बताया है कि मुझे मेरी बात को 216 देखिए, करोड़ रोका जा जो रहा है। वैक्सीन हैं आप वो लोग दिसंबर देश को दिसंबर भ्रम तक हो फैला रही हैं। जाएंगी। वैक्सीन इंडिया लगवाइए न्यूज अपने के प्रदेश के दर्शकों लोगों को को। गलत बात आप कह रही हैं। अभी हमें बंगाल की बात करता हूं। कॉर्पोरेशन के हेल्थ सेंटर में मैंने वैक्सीन लिया। मैं हेल्थ सेंटर के अंदर गया, ऑन द स्पॉट मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन होने में। अगर आप बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन लोगों ने क्यों नहीं किया, बहुत सारे लोगों को दुश्वारी हो रही है। उनको जब तक के ओटीपी मोबाइल पे नहीं जाता मेरे है, मुद्दे वो से, कंफर्म नहीं होता मेरे है। देश के इसलिए सवाल आप के देश मुद्दे को से ये भटकाइए बहस मत। टीका पर बीजेपी जाकर को रुक देश रही को है। नहीं भटकाना भाई चाहिए। तौसीफ साहब, मेरी बहस टीकेकरण पर, टीका उत्सव को लेकर या टीके हैं या नहीं उसको लेकर नहीं है। मामला संजीदा है। इस समय देश को कोरोना को पछाड़ने के लिए हथियार के रूप में टीका चाहिए। जी हां, ये सारे लोग जानते हैं और इसमें वक्त लगेगा। सबके अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं। सरकार ने सर्वोच्च अदालत में 70 करोड़ टीके की बात की है अनिला जी। जहां तक आप 216 करोड़ टीकों की बात कर रही है अनिला जी, लिखित में सरकार ने केवल 70 करोड़ टीकों की बात की है। कल मिस्टर जावड़ेकर ने अनिला जी, सर्वोच्च अदालत में दिए हुए आंकड़े को माने, सर्वोच्च अदालत में दिखे, सर्वोच्च अदालत में लिखित में दिए गए आंकड़े को सच माने जाए या नहीं? मनीष जी, कल का है ये जी, मुझे जानकारी। अनुज जी, आपको मैं रोक रहा था, आप अपनी बात रखें। आपने सुना, बात हमारी बहस है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में अपना नाम पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के तहत गैजेट और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर मनीष जी, सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए फिर से एक जो है धर्म के आधार का कार्ड। अब ये क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन पर, कोरोना के हैंडलिंग के मामले में सरकार निश्चित तौर पे बहुत बुरी तरह से विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की, इसकी सरकार की पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है बहुत लगातार थूथू हो रही है। आज विश्व में सबसे अधिक अगर कहीं मामले आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ आ रहा है और सबसे बुरी हालात वैक्सीनेशन की अगर कहीं है, अव्यवस्था सबसे ज्यादा किसी देश में है तो हमारे देश में। अभी वैक्सीनेशन की बात चल रही थी तो मैं 30 सेकंड वैक्सीनेशन पर भी मैं थोड़ा सा इनका भ्रम दूर कर दूं अनिला जी को, कि अभी तक हमारे देश में केवल 3% लोगों को 2 डोज की वैक्सीनेशन लगी है। 135 करोड़ के देश में केवल जो है अभी तक हम लोग 3% लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। और जिस स्पीड से, जिस गति से हमारी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के देश में गंभीर है, संगीन है, जो आप कह रहे हैं कि लगाइए वैक्सीनेशन, लोग लगाने नहीं आ रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। 1400 रुपए का पैसे देकर के वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, फिर भी वैक्सीनेशन नहीं लग। गरीब आदमी का सोचिए, आप केवल 20 लाख लोगों के एक नागरिकता का जो है द्वार खोलने के लिए और पूरे देश के हिंदुओं के लिए अपने आप को फिर से आप कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास, असफल प्रयास खेलने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। देश का हिंदू समझ चुका है कि लगातार महज केवल हिंदू नहीं है अनुज जी, आप पढ़ लिख कर आते हैं। महज हिंदू नहीं है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फारसी हैं, सारे समुदाय के लोग हैं, सारे धर्मों के लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। नहीं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं जो हमारे देश में ऑलरेडी रह रहे हैं शरणार्थी की तरह। कुछ मुस्लिम्स भी हैं, पर पता नहीं हिंदू मुसलमान करते रहते हैं ये लोग, इससे ऊपर कर ही नहीं पाते। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ना हिंदुओं की कभी हुई है आजादी पहले और आजादी के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा हिंदू इन 7 सालों में जो है त्रस्त हुआ है। सबसे ज्यादा अगर मौतें किसी की हुई है तो इस देश में हिंदुओं की हुई है। अगर कोरोना से लेकर के आज 3,23,000 मौतें अगर हुई है तो उसमें से 90% हमारे हिंदुओं की मौतें हुई। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 4 बड़े कानून लाए थे, अनुज जी, शांत हुए लोगों को लेकर धर्म में ना बांटे। अनुज जी, शांत हुए लोगों को लेकर धर्म में ना बांटे।
वो अपने परिवार, धर्म, संप्रदाय को छोड़कर चले गए। उनको आप लोग धर्म में ना बांटें, वो अब इस संसार का हिस्सा नहीं। करना बहुत आवश्यक है। ये धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं, हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं। जी अनुज भाई, प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ हैं। गीता जी, सरकार की ये पहल ऐसा माना जा रहा है कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभावकारी है। गीता भट्ट, देखिए, पहली अदनान सामी जी को 2015-16 में भारतीय नागरिकता मिली। वो कौन से पूजा पद्धति को मानने वाले हैं ये हम सब जानते हैं। ऐसा और एक पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है MHE की, जहाँ की दिखा हुआ है, जहाँ बताया गया है। और जिस समय ये CAA की डिबेट चली थी उस समय ये विषय को बार बार संसद में भी बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। वह अपना जो है अपनी अर्जी देगा और उसकी अर्जी को देखते हुए ये उसमें लिखा हुआ है कि नेचुरलाइजेशन के अंदर अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो उसको किसी और भी देश की जो नागरिकता है वो त्यागनी पड़ेगी। तो जो मिथ्या और झूठ फैलाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है। यह जो अभी निकाली है, जो नोटिफिकेशन निकाला है, वो 2009 में जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके आधार पर निकाला गया है और कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इस पे राजनीति करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बड़ा दुखी है, क्योंकि जो यहाँ कोरोना की दुहाई दे रहे हैं, जो यहाँ कह रहे हैं, जो मृतजन है उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जाके उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस विषय को लेकर राजनीतिकरण करना चाहिए। लोगों की मदद के लिए उतरना चाहिए। आज जो राजनीतिक दल बिना किसी भेदभाव के राजनीति को परे रखते हुए, ये समय नहीं है जब राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़े इस बात को लेकर, बल्कि समाज में जाके जो लोग पीड़ित हैं उनको जाकर उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा दुखद है कि यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और मैं एक बात से वैक्सीनेशन पे, क्योंकि टीकाकरण को लेकर इतना आधी डिबेट आपकी उसी पे चली गई, ये बताना चाहूंगी जिस प्रकार से विपक्ष ने टीकाकरण भारत इस बात, देखिए कुछ देश हैं जिन्होंने टीका बनाया है, उनमें से भारत ऐसा देश है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। हाँ, कुछ मुश्किलें हैं, एक्सपर्ट्स ने कहा है लॉजिस्टिक सपोर्ट की कुछ परेशानियां, लेकिन जुलाई के बाद ये ठीक हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, और जो इस प्रक्रिया में जो साइंटिस्ट है वो इस बात को कह रहे हैं कि हम इसको जो है इस समस्या का समाधान हो जाएगा जुलाई तक। लेकिन जो विषय ये है कि किस प्रकार से, और छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, झारखंड के बड़ा इतने जो सम्मानित लोग हैं जो कि ऐसे पद पर बैठे हैं, ये शोभा देता है कि वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में जो है प्रश्न चिन्ह लगाकर और भ्रांति फैलाए, लोगों के बीच में इस बात को लेकर एक डर का भाव पैदा करे, शंका पैदा करे कि हमें वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपने जो मंत्री हैं उनको ये, और इनके नेता ने आज तक एक बार किसी को आपने देखा कहते हुए, चाहे जो पूर्व अध्यक्ष रहे, आज की जो अध्यक्षा है, कभी की जाइए जनता के सामने को मैसेज दिया? जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो किस प्रकार से मैसेज रिलीज किया गया था सोनिया गांधी जी के द्वारा, वो हम सब ने देखा है। लेकिन एक बार में ये कहा कि जनता से एक, अरे आप अगर अध्यक्षा है कितनी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल की, कम से कम एक अपील तो करिए कि भाई अपना टीकाकरण कराइए। ये राजनीति से ऊपर उठ करने वाली गीता जी, आप शायद जानकारी के अभाव लेकर के आई हैं या देश की जनता को यहाँ देश के सवाल में झूठ बोलने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, आपके से ये अपेक्षा नहीं की। मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप दिखाइए कोई भी एक ऐसा वीडियो जहां राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने ये बात कही हो कि क्यों देश के सब लोग जाके टीकाकरण कराएं अपना। मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप दिखाइए वीडियो। अनुज अत्रे जी, गीता भट्ट जी, अनिला सिंह जी, तौसीफ खान साहब, देश का सवाल में आकर आप लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, गैजेट को लेकर जो बवाल मचा उस पर अपनी राय रखी। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? गीता को बार बार पढ़ने से एक नई सीख और नया उपदेश मिलता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जब जब बात होगी, ये सियासत वाले हिंदू मुसलमान करते रहेंगे।
जी हां, जरूरत भेदभाव की नहीं, उस भाव की है जहां पर मानवता जिंदा रहे। जी हां, देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक